नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की जो क्लास हमने शुरू की थी और इसका हमारा अर्थव्यवस्था का यह सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को कवर किया था तथा इकोनॉमिक्स का यह हमारा सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो में आज हम कवर करेंगे हरित क्रांति को। हरित क्रांति का जो टॉपिक है पीईटी 2022 में दिया गया है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिल्कुल आपका यह छोटा सा टॉपिक होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कई बार कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विलियम गॉड। आप इसे याद कर लीजिएगा, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है, तो विलियम गॉड, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया है ना यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप इसमें से नहीं हुआ था, इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि देखने को मिली थी हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो स्टार्टिंग में जब आपकी हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी तो कुछ सेलेक्टेड एरिया में ही हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा असमानता बढ़ गई थी और हरित क्रांति के दौरान कृषि उत्पादन में, क्योंकि जो हरित क्रांति थी इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जिन जिन एरियाज पर, जिन जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति पर ज़्यादा फोकस किया गया था उन क्षेत्रों में बहुत ही अधिक पैदावार देखने को मिली थी, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ पर हरित क्रांति को स्टार्ट नहीं किया गया था। ये असमानता में वृद्धि देखने को मिली थी विभिन्न राज्यों के बीच। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही दी गई है। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि देखने को मिली थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हो गई, यानी कि खाद्यान्नों की जो कमी इससे पहले देखने को मिल रही थी भारत में, वह खाद्यान्नों की जो कमी थी पूरी तरह से अब भर चुकी थी। अब भारत में अधिशेष यानी कि ज़्यादा उत्पादन होने लगा था हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो तीसरी कंडीशन भी आपकी बिल्कुल सही दी गई है। इसके बाद मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिली, तो यह आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। अब मोटे अनाजों के अधीन जो क्षेत्रफल थे उनमें वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। तो पहला आपका जो चौथा वाला दिया गया ना ऑप्शन, आपका गलत हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। बाकी तीनों ऑप्शन स्टार्टिंग के हरित क्रांति के संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में तीनों ऑप्शन स्टार्टिंग के बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा वाला जो ऑप्शन दिया गया है आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी जो यहाँ पे दिया गया ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार किसके द्वारा किया गया था। तो यह प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे शब्द पूछा गया है ना, तो यहाँ पे विलियम गॉड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कहे जाने वाले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो इनको जो है किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, तो 1970 में। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को जो है शांति पुरस्कार दिया गया था नोबेल का। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी। तो आप याद कर लीजिएगा, 1966-67 के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो आप याद कर लीजिएगा 1960 का दशक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं वर्ष पूछ लिया आपका, तो 1966-67 के दौरान जो है आपकी यह
हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दशक पूछ ले तो 1960 का दशक, वर्ष पूछ ले तो 1966-67 के दौरान जो है हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी भारत में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो भारत में सदाबहार क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा जो है भारत में सदाबहार क्रांति का मतलब शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति के बाद यह सदाबहार क्रांति लाई गई थी भारत में, तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सदाबहार क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण कृषि विकास इसका उद्देश्य था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। संपूर्ण कृषि विकास के लिए ही आपकी सदाबहार क्रांति लाई गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा भारत में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो दोनों आपको याद रखना है। विश्व में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के रहने वाले थे। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे है बिल्कुल सही जाएगा। ये अमेरिका के रहने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है। घुमा फिरा के ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा हरित क्रांति के संदर्भ में। तो जो भी प्रश्न मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है हरित क्रांति के संदर्भ में, कम से कम इनको तो आप याद ही कर लीजिएगा। यहीं से आपके एग्जाम में अगर प्रश्न हरित क्रांति से पूछा जाएगा तो इन्हीं सब प्रश्नों में से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? तो हरित क्रांति का मेन फोकस क्या था? उच्च उत्पादक बीजों पर, हाई इल्ड वैरायटी के जो बीज थे उन्हीं पर ज़्यादा फोकस दिया गया था हरित क्रांति में। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला दिया गया है ना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम संदर्भित करता है आपका हरित क्रांति को। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि उच्च उत्पादक बीज, उच्च पैदावार करने वाले बीज से संबंधित थी आपकी हरित क्रांति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में हरित क्रांति को जो है किस बीज के उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी? सर्वप्रथम बार जब हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी तो सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया गया था? तो गेहूं पर। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं की पैदावार में वृद्धि करने के लिए ही सर्वप्रथम बार फोकस किया गया था हरित क्रांति पर। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो बीज थे गेहूं के बीजों में जो है हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज इस्तेमाल किए गए हरित क्रांति के दौरान, और इसके परिणाम स्वरूप जो गेहूं का उत्पादन था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ही अधिक मात्रा में गेहूं की पैदावार देखने को मिली थी और इस हरित क्रांति के दौरान। तो ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हरित क्रांति से जो है किस फसल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, किस फसल की सबसे ज़्यादा पैदावार बढ़ गई थी, तो गेहूं की सबसे ज़्यादा जो पैदावार थी वह हुई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो गेहूं आपका राइट आंसर जाएगा। गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली थी हरित क्रांति के दौरान। तो ऑप्शन जो आपका सी वाला यहाँ पे दिया गया है यह बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व क्या हैं? आपसे पूछा जा रहा है इसमें से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व क्या थे? तो दिए गए ऑप्शंस में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व क्या थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और खेती के क्षेत्रों में विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, इसके बाद
हरित क्रांति की विधि में HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी बीजों का उपयोग, यानी कि ये जो तीनों थे ये बुनियादी तत्व थे हरित क्रांति के, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। और यानी कि इस हरित क्रांति के दौरान जो खेतों का क्षेत्रफल तो उनमें वृद्धि की गई, बड़े पैमाने पर यानी कि खेतों के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई जिससे पैदावार अधिक हुई। इसके बाद मौजूदा खेत जो थे उनमें दोहरी फसल का चलन लाया गया। और इसके बाद तीसरा क्या था, हरित क्रांति के बुनियादी तत्वों में हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज थे इनका उपयोग। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? तो पंजाब जो है चुना गया था। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके पश्चिमी और यानी कि जैसे पंजाब हो गया, इसके बाद हरियाणा हो गया और इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो एरियाज से जो क्षेत्र थे उनको जो है स्टार्टिंग में हरित क्रांति के दौरान सेलेक्ट किया गया था। तो पंजाब के अलावा आपका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा और इसके बाद जो आपके वेस्ट यूपी वाले यानी कि जो पश्चिमी यूपी वाले एरियाज हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया था हरित क्रांति के दौरान। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय हरित क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय हरित क्रांति को हम सदाबहार क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। HYV हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को भारत में क्या कहा जाता है? तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को हम भारत में क्या कहते हैं? इसको हम नौ कृषि नीति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को भारत में नौ कृषि नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी वाला दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके जो भी प्रश्न बन सकते थे हरित क्रांति से रिलेटेड उनको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल छोटा सा यह वीडियो है, लगभग 12 मिनट का यह वीडियो है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इतिहास का यह सेकंड टॉपिक हम आपका इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था का यह आपका सेकंड टॉपिक था। तो इसका जो तीसरा टॉपिक है GST वाला उसको हम जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास हम चला रहे हैं और PET 2022 के लिए अभी तक इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और यह हमारा तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में आज हम कवर करेंगे GST को। अभी तक इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो में हमने कवर किया है। पहला वीडियो हमारा था पंचवर्षीय योजनाओं का और दूसरा वीडियो हमारा था हरित क्रांति के ऊपर और आज का हमारा तीसरा वीडियो है GST के ऊपर। यह टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है तो बिल्कुल छोटा सा यह वीडियो होने वाला है। एकदम शॉर्ट में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले GST का पूरा नाम आपको याद रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। और इसकी शुरुआत जो है ऑफिशियल रूप से हो गई थी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को। इस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी के द्वारा जो है इसको पूरे भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ये आपको याद रखना है कि जब 1 जुलाई 2017 को GST लागू की गई थी तो इस समय हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जो है GST का प्रस्ताव दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपका GST एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और 2016 का जो है संबंध आपके GST से है। वहीं बिल पूछ ले तो 122वां इसका बिल है, लेकिन अधिनियम पूछ ले, एक्ट पूछ ले तो एक्ट आपका हो जाएगा। 101वां जो अधिनियम है संविधान संशोधन अधिनियम, इसका संबंध आपका GST से है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और बिल पूछ ले बिल हो जाएगा आपका 122वां। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं GST में कर की दरें वर्तमान में कितनी हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये जो आपकी हैं कर की दरें हैं वर्तमान में GST में। और GST से बाहर रखी गई वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो शराब हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन जैसे भी आपकी GST से बाहर हैं और विद्युत भी आपकी GST से बाहर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बस एकदम बेसिक पॉइंट में आपको बताते चल रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे GST से अगर
एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं सब में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। और इसके बाद ये कुछ अनुच्छेद आप याद कर लीजिएगा जो आपके जीएसटी से संबंधित हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला अनुच्छेद आपका है 246A। तो इसका संबंध किससे है? जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान जो है आपके 246A में किए गए हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद 269A जो आर्टिकल है, इसका संबंध किससे है? तो अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन से संबंधित जो प्रावधान है आपके 269A में किए गए हैं आर्टिकल। और आपका जो आर्टिकल 279 है, इसका संबंध किससे है? तो जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था करता है। आपका आर्टिकल 279 का संबंध किससे? जीएसटी परिषद से है, जीएसटी काउंसिल से है। तो आर्टिकल ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आर्टिकल आपके संबंधित है किससे? तो और जीएसटी से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कर के बारे में आइए बात कर लेते हैं। जीएसटी में शामिल कर मतलब अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे केंद्रीय कर हो गया और एक आपका राज्य कर हो गया। तो केंद्रीय कर में किसको किसको जीएसटी में शामिल किया गया है? और केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क हो गया, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, ये सभी आपके केंद्रीय कर हैं जिनको जीएसटी में सम्मिलित किया गया। और इसके बाद राज्य के अंतर्गत कौन कौन से कर हैं जिनको जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? तो वैट हो गया या बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, केंद्रीय बिक्री कर हो गया, विलासिता कर, क्रय कर, इसके बाद चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी शुल्क तथा जुए पर कर, ये सभी जो राज्य के कर हैं इनको भी जो है जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो जीएसटी के अंतर्गत जो जो अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित किए गए हैं इनको एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला आपका होता है सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? तो सीजीएसटी का मतलब हो जाएगा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होता है? यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है कर। सीजीएसटी से प्राप्त राजस्व का पूर्णतः अधिकार जो है केंद्र पर होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और सीजीएसटी से जो भी राजस्व प्राप्त होता है इस पर पूरा अधिकार किसका होता है? तो केंद्र का होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं आपका एसजीएसटी जो होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर जो होता है, यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। राज्य सरकार का जो है इस एसजीएसटी पर अधिकार होता है, यानी कि इससे प्राप्त राजस्व जो है राज्य सरकारें अपने पास रखती हैं, जो भी राजस्व एसजीएसटी से प्राप्त होता है। इसके बाद आता है तीसरा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यह 2 राज्यों के बीच जो है व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। तो ये 3 प्रकार के आपके जीएसटी हैं और इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट मैंने आपको बताया है। इसके बाद जीएसटी परिषद का ये बात कर लेते हैं। तो जीएसटी परिषद के बारे में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 279 का संबंध किससे है? तो जीएसटी परिषद से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 279 के तहत राष्ट्रपति एक जीएसटी परिषद का गठन करेंगे जिसका उद्देश्य देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकृत तथा समन्वित बाजार का विकास करना होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जीएसटी परिषद में कौन कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के। किसी राज्य के वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। काउंसिल जो आपकी होती है जीएसटी परिषद, इसके बारे में आपको याद रखना। बस मेन चीज़ आप पहला याद रखिएगा, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, जो हमारे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट वर्ड लाइनर्स को भी आइए देख लेते हैं, जहाँ से पूरी तरह से टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा जीएसटी का। तो ये वर्ड लाइनर्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ पर लागू किया गया था? तो फ्रांस में 1954 में जो है सर्वप्रथम बार जीएसटी लागू किया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है असम। 12 अगस्त 2016 में जो है असम में पहली बार जीएसटी लागू किया गया, यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपका था असम। इसके बारे में आपको याद रखना है।
भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो यह पूरे भारत के, यहाँ पे हम बात करें पूरे भारत में ऑफिशियल रूप से यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। किसके द्वारा? तो हमारे जो उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनके द्वारा। तो यह किस देश के मॉडल पर आधारित है हमारा जीएसटी? तो यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है हमारा जीएसटी, जिसके बारे में आपको याद रखना है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई का जो आपका दिन होता है, इसको हम जीएसटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो 1 जुलाई आपको याद रखना है। जीएसटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका बिल कौन सा है जीएसटी का? तो इसका बिल मैंने आपको बताया था 122वां यह बिल है। वहीं संविधान संशोधन अधिनियम पूछ ले, एक्ट पूछ ले, तो 101वां जो एक्ट आपका है यह जीएसटी से रिलेटेड है। तो एक्ट ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो कानून यानी कि अधिनियम आपको पता होना चाहिए। 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है आपका, यह संबंधित है किससे? तो आपका यह संबंधित है जीएसटी से। 101वां आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अब तक। इसके बाद जीएसटी पंजीकरण और संख्या में कितने अंक होते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, टोटल 15 अंक होते हैं जीएसटी पंजीकरण संख्या में, इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी की दरें वर्तमान में 0 हो गई, 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी की दरें हैं। और संविधान में जीएसटी परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 279A, मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल 279A का संबंध है जीएसटी परिषद से, जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष हैं। और जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33 सदस्य होते हैं। कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 होती है जीएसटी परिषद में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आपको बताया था 3 भागों में जीएसटी को बांटा गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। इसके बाद आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आईजीएसटी जो है इसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो आर्टिकल 269 के अंतर्गत, अनुच्छेद 269A के 269A के अंतर्गत जो है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को रखा गया है। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 161वें नंबर का देश है भारत जीएसटी लागू करने वाला। और इसको मैंने बता दिया था, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर उस समय राज्य हुआ करता था जब इसके द्वारा जीएसटी लागू किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर आपका यूटी हो गया है। तो जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य था जिसके द्वारा जो है जीएसटी लागू किया गया था जुलाई 17 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स के अलावा कुछ बेसिक वन लाइनर्स को भी हमने यहाँ पे देख लिया है जो आपके जीएसटी से बन सकते थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए, पीटी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगला टॉपिक जल्दी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।